रहस्य एपिसोड सेकंड। राज तिलक। अब तक आपने सुना भवानीगढ़ के कुंवर करम और महारानी चारुमती को कई सालों बाद माधवगढ़ महल से राजकुमार रविराज के राज तिलक के अवसर पर न्योता आता है। न्योता देखकर महारानी चारुमती को रविराज का गद्दी पे बैठना करम के साथ अन्याय लगता है और वो माधवगढ़ जाने से इनकार कर देती है, पर कुंवर करम न्योता स्वीकार कर लेते हैं। कुंवर करम और महारानी चारुमती के सवेरे की शुरुआत माधवगढ़ के सफर की तैयारियों के साथ होती है। महल के सेवक भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की थालियां लेकर बग्गी के पास कुंवर करम और महारानी चारुमती का इंतजार कर रहे हैं। दोनों के आते ही बग्गी और सारे सेवक माधवगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। माधवगढ़ का रास्ता काफी लंबा है, पर उससे लंबी थी कुंवर करम और चारुमती की खामोशी। उन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। दोनों ही गहरी सोच में डूबे, खोए खोए से बस बग्गी के बाहर देखकर ही अपना समय बिता रहे थे। काफिला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ समय बाद सूर्यास्त होने को था। जंगलों के बीच से गुजरते हुए कुंवर करम की नजर एक पेड़ पर पड़ती है और वो एकदम से सारथी को रुकने को कहते हैं। सारथी, बग्गी को रोको। सारथी घोड़े की लगाम खींचकर बग्गी रोकता है और कुंवर करम अपनी बग्गी से उतर जाते हैं। क्या हुआ करम, आपने बग्गी क्यों रुकवाई? करम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए पेड़ की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उनको कानों में बीते दिनों की कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। दो बच्चों की आवाजें जो इस पेड़ के इर्द गिर्द खेला करते थे। करम अपने ख्यालों की दुनिया में गुम एकटक उस पेड़ को निहारते रहते हैं। उनको देखकर चारुमती भी बग्गी से उतरती है। आप इस आम के पेड़ को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं मां, इन आम के पेड़ों को देखकर बचपन की यादें सामने आ गई। माफ करें कुंवर साहब, पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें जंगल में इस तरह रुकना नहीं चाहिए, सारथी ने उनको चेताते हुए कहा। सारथी ठीक कह रहा है करम, माधवगढ़ के जंगल जितने घने हैं उतने ही डरावने भी हैं। कुंवर करम अपनी मां और सारथी की बात मानकर वापस बग्गी में बैठ जाते हैं। शाम के अंधेरे दिन के उजाले को अपनी आगोश में ले लेता है और इसी के साथ साथ कुंवर करम और महारानी चारुमती भी माधवगढ़ पहुंच जाते हैं। माधवगढ़ का महल एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का महल था, जिसकी खूबसूरती में रंग भरता था उसका अलग अलग फूलों से सजा बगीचा। कहा जा सकता था कि यह महल ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर था। इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी महल में एक अजीब सा वातावरण है, जिसमें ना सुख है और ना ही सुकून। करम और चारुमती की बग्गी महल के द्वार पर पहुंच जाती है। करम ने बग्गी से नीचे उतरकर अपनी मां की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उनकी आंखों में आंसू भरे हैं। क्या हुआ मां, आप नीचे नहीं उतरेंगी? महल को देखकर चारुमती की आंखों के सामने पुराने दृश्य चलने लगे। करम अपनी मां के कंधे को हल्के से हिलाते हैं। मां, चारुमती उनकी यादों से बाहर आती है। कहां खो गई थी आप नीचे नहीं उतरेंगी क्या? शाम ढलते हुए माधवगढ़ को एक अजीब अंधेरे की ओर ले जाती है। हर रात के बाद नया दिन होता है, लेकिन माधवगढ़ की रात तो मानो दिन के उजाले को खा जाती है और ये अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होता। मां, आपको पुरानी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। हाँ करम, आप साथ हैं, इसी वजह से हम में दोबारा माधवगढ़ आने की हिम्मत हुई है। करम और चारुमती महल में प्रवेश करते हैं। महल अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। संगमरमर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। जमीन पर लाल सुंदर कालीन बिछे हुए थे, जिस पर सफेद फूल बने हुए थे। महल के गलियारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से राजा करुंदेश की भी तस्वीर थी और तस्वीर पर थी उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख। राजा करुंदेश की तस्वीर देखकर चारुमती के कदम रुक जाते हैं और उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। करम अपनी मां को संभालते हुए जरा आगे बढ़े तो राजा सुंदरेश्वर की तस्वीर देखकर करम और चारुमती को एक झटका सा लगता है। ये कैसे हो सकता है? चारुमती की आंखें जो नजारा देख रही थी उस पर उनको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। तस्वीर में राजा सुंदरेश्वर की जन्म तारीख के नीचे उनकी मृत्यु की तारीख भी लिखी होती है। काका साहेब हमारे बीच में नहीं रहे और हमें किसी ने बताया तक नहीं।
करम ने बेयकीनी से कहा। बताते भी कैसे? आपने हम सब से जो इतनी दूरी बनाई रखी थी। करम और चारुमती पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां माधवगढ़ के राजकुमार रविराज को वहां पाते हैं। रविराज भैया, कैसे हो मेरे छोटे भाई? रविराज ने करम के गले लगते हुए कहा। भैया, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? रविराज चारुमती के पैर छूते हुए उनके हालचाल पूछता है। खुश रहो बेटा रविराज, पर ये सब कब हुआ और कैसे हो गया? आइए भीतर चलिए, पहले आप आराम कर लीजिए, हमारे पास ये सब बातों के लिए पूरी रात पड़ी है। कुछ समय बाद रविराज और उसकी माँ महारानी शाश्वती उन दोनों से मिलते हैं। कैसी हो शाश्वती? चारुमती ने पहल की। एक माँ अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठे देख कैसी हो सकती है? उसका सीना गर्व से भर जाता है। करुंदेश भाई साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी माधवगढ़ को बर्बाद करने की, महारानी शाश्वती ने कड़वे लहजे में कहा। तो हमें यहाँ ये सब सुनने के लिए बुलाया गया है ना? करम अपनी माँ को और काकी को शांत करने की कोशिश की। माँ, काकी, आपसे विनती है, पुरानी बातें भूल जाइए। करम अपनी काकी को प्रणाम करते हैं। काकी, कैसी हैं आप? आपको इतने वर्षों बाद देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मानो कल की बात हो जब हम और रविराज भैया आपके आसपास खेल रहे हो। महारानी शाश्वती करम को गले से लगा लेती है और उसको आशीर्वाद देती है। रविराज भी बात संभालने के लिए चारुमती के पास जाता है। आप माँ की बात का बुरा मत मानो काकी, यह न्योता मैंने आपको भिजवाया था। हम चाहते थे कि दोबारा ये परिवार एक हो। पिताजी के जाने के बाद हमें करम के साथ की जरूरत है। काकी, रविराज की बात सुनकर करम थोड़ा भावुक हो जाता है। भैया, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन काका के साथ हुआ क्या था? अपने भाई की कर्मों की सजा उन्हें भी मिली है, रविराज तो की भाव से कहता हुआ एक कागज दिखाता है जिस पर वही धमकी लिखी थी जो धमकी राजा करुंदेश के गायब होने के समय मिली थी। करम चिट्ठी पढ़ता है। उस पर लिखा होता है, आज के बाद जो भी माधवगढ़ की गद्दी पर बैठेगा उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। पिताजी भी ठीक अमावस की रात को उसी तरह गायब हुए थे जैसे करुंदेश काका। यह सुन चारुमती डर जाती है। बेटा रविराज, तुम क्यों गद्दी पर बैठ रहे हो? इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है काकी, हमें कुछ नहीं होगा। इनमें राजा सुंदरेश्वर का खून है, ये कोई डर कर भागने वालों में से नहीं है, महारानी शाश्वती गर्व से कहती है। काकी माँ, हम गद्दी पर बैठकर उस शख्स तक पहुंचना चाहते हैं जिसने हमारे पिता और काका को हमसे दूर किया है। रविराज, आप हम सब का बदला पूरा करेंगे बेटा, शाश्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा। शाश्वती, क्यों ऐसा करके अपने बेटे की जान खतरे में डाल रही हो? चारुमती आश्चर्य से सवाल करती है। तुम कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। अगर समय रहते तुमने अपने पति को सही रास्ते पर लाया होता तो आज दोनों हमारे साथ होते। करम ने शाश्वती को आश्वासन देते हुए कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम हैं ना रविराज भैया के साथ, उनके हर कदम पर उनका साथ देने के लिए। अब करम और हम उस शख्स को ढूंढ निकालेंगे। सबकी बातें अभी चली रही होती हैं कि तभी रतन सिंह प्रवेश करते हैं। सबको भोजन कक्ष की तरफ चलने के लिए कहते हैं। कुंवर साहब, आप सबके लिए भोजन लग गया है। 45 साल का रतन सिंह इस महल का बहुत पुराना सेवक है। उनकी एक टांग खराब थी और उस वजह से वो लंगड़ा कर चलते थे। रतन सिंह की आवाज भी काफी भयावह थी और उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती थी। रतन सिंह अपने जीवन में बहुत कुछ देख चुके थे, उनसे ज्यादा इस महल के रहस्यों को कोई नहीं जानता था। करम रतन सिंह को पहचानने की कोशिश करते हैं और उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। आप रतन सिंह जी है ना? हाँ, मैं रतन सिंह हूँ, राजकुमार करम। रतन जी, कैसे हैं आप? इतने सालों बाद आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बबलू कैसी है? बबलू रतन सिंह की छोटी बहन थी और करम सिंह की बचपन की दोस्त, जिसके लिए करम के मन में बचपन से ही बहुत प्यार था। रतन सिंह करम के इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना वापस अपनी बात रखता है। आइए, आप सबका खाना लग गया है। रात के खाने के बाद सब आराम करने चले गए, पर करम महल में अकेले घूम रहे थे। घूमते घूमते वो अपने पिता राजा करुंदेश्वर के कमरे तक पहुंच जाते हैं।
हाथ में पकड़ी लालटेन की लौ तेज करके जैसे ही करम आंख उठाकर कमरे में नजर दौड़ाते हैं तो उनकी आंखों के सामने उनका सपना जीवित हो उठता है। कई सालों पहले एक रात इसी कमरे में नृत्य चल रहा था और सब शराब के नशे में धुत थे। राजा करुंदेश्वर नृत्य करने वाली को अपने पास खींचकर बाहों में दबोच लेते हैं। अचानक उस कमरे के एक पर्दे पर आग लग जाती है और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। करम जो उस समय 5 साल के थे उस कमरे में खड़े होकर रो रहे थे और फिर एक चीख सुनाई देती है, जिसके बाद उनके पिता गायब हो जाते हैं। इतने साल बाद भी आज तक करम को उस घटना का एक एक क्षण याद था। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी, हाथ पैर ठंडे हो चले थे और सांसें भी बहुत तेज हो गई थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। भयभीत करम पीछे मुड़ के देखता है तो वहां रतन सिंह को पाता है। उसकी यह हालत देखकर रतन सिंह समझ जाता है कि करम अभी तक उस हादसे को भूला नहीं था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कुंवर साहब? इस तरह रात को महल में घूमना ठीक नहीं है। करम अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर रतन सिंह से बोलते हैं, रतन जी, आप तो यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है पिताजी और काका के गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप एक मामूली से नौकर से प्रश्न कर रहे हैं। माफ करिएगा कुंवर साहब, मैं यहाँ अपना काम करने आता हूँ और काम पूरा होते ही यहाँ से चला जाता हूँ। बेहतर होगा कि आप ये सब बातें छोड़कर आराम करें, बहुत रात हो चुकी है। करम, आप ठीक कह रहे हैं। आपको कैसे पता होगा? अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए हैं, इस बार हम सब पता कर ही लेंगे। कुंवर साहब, आप इन सब बातों में अपना क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? ये सब बच्चों का खेल नहीं है। हम ये सब होते हुए कैसे देख सकते हैं रतन जी? कि आपको नहीं लगता कि जो कोई भी शख्स इन सब के पीछे वो हम सबके सामने आए? जी हाँ, मैं भी चाहता हूँ वो शख्स सबके सामने जरूर आए और उसे उसके किए की सजा भी मिले। पर अभी आप यहाँ से चलिए। अगर महारानी शाश्वती ने हमें इतनी रात को ऐसे यहाँ देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। रतन और करम दोनों उस कमरे से निकलते हैं तो रतन सिंह उस कमरे पे ताला लगा देते हैं ताकि ना तो कभी करम अंदर आए, ना कभी वो यादें उनकी आंखों के सामने वापस जीवित हों। आज राज तिलक का दिन था। महल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थीं। अलग अलग राज्यों से बहुत से राजकुमार और राजा महाराजा राज तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। मेहमानों में ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए थे। राज तिलक की क्रिया शुरू हो गई थी। राज्य के बड़े विद्वान पंडित राजकुमार रविराज का राज तिलक करते हैं और इसी के साथ राजकुमार रविराज को माधवगढ़ का नया राजा घोषित किया जाता है। हर तरफ उनकी जय जयकार से पूरा महल गूंज उठता है। इस शुभ अवसर पर राज्य में मिठाइयां बांटी जाती हैं। शाम के समय चारुमती और करम अपने कमरे में बैठकर अपनी वापसी की बातें करते हैं। कल सुबह होते ही हम यहाँ से वापस भवानीगढ़ चले जाएंगे करम। अब तो राज तिलक भी हो गया है, अब यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है। नहीं माँ, हम यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहते हैं। जब तक हम पिताजी और काका के गायब होने के रहस्य का पता नहीं लगा लेते, हमें नहीं लगता हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब हमें रविराज भैया के साथ खड़े रहना होगा। नहीं करम, इन लोगों के लिए आप खतरों को क्यों मोल ले रहे हैं? हम कल सुबह ही वापस चले जाएंगे यहाँ से। ये सब लोग अब हमारे नहीं रहे। माँ, हमारा काम पूरा करे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? करम, ये माधवगढ़ है। यहाँ पर जितने रहस्य हैं उतना ही खतरा भी है। हम आपको इस तरह खतरा लेते हुए नहीं देख सकते। माँ, ये सब हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लोगों के लिए भी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी इस राज्य में खौफ में रहे और पिता के नाम पर जो कलंक लगाया जाता है वो साफ करना अब जरूरी हो गया है। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं करम, हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है माँ, हमें कुछ नहीं होगा। कुंवर करम अपनी भावुक और डरी हुई माँ को शांत कर ही रहे थे कि कमरे के बाहर रखा गुलदस्ता गिरने की आवाज से करम चौंक जाते हैं। करम बिजली की रफ्तार से कमरे के बाहर से बाहर की तरफ दौड़ते हैं, पर किसी को वहां नहीं पाकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। करम ने अपनी गरजती हुई आवाज से भागने वाले को ललकारा, कौन है वहां पर? हमारे सामने आओ भी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम बाहर निकल आओ, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा।
यहाँ वहां ढूंढने पर भी जब कुंवर करम को कोई नहीं मिलता तो वो कमरे की तरफ वापस बढ़ने लगते हैं। करम कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही हैं कि तभी उनकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है जो वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। करम लपक कर वो चिट्ठी उठा लेते हैं जिसमें लिखा है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। करम को देखकर महारानी चारुमती उनके पास आ जाती है और उनके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ती है। चिट्ठी पढ़ते ही महारानी चारुमती के रंग सफेद पड़ जाते हैं। उनके मन में जो डर थे करम को लेकर वो उन्हें सच होते दिखाई दे रहे थे। करम अपनी मां को सहारा देकर कमरे में वापस ले जाते हैं। करम खुद भी काफी परेशान है। यह आखिर कौन था वो जो हम पर नजर रख रहा है और ये चिट्ठी छोड़कर गया है? क्या कुंवर करम इस व्यक्ति का पता लगा पाएंगे? क्या इस राज्य की सुख शांति वापस आ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।